ऑनरेबल सुखेंद्र शेखर राय जी। आपका भाषण सुन के वो वापस आ गए। मैंने Sir, according to me, this budget reflects the bankruptcy in the state of economy of our country. Sir, लोगों की मन में अच्छी सपना जगाने के लिए इस बजट में कुछ ऐसी बात कहा गया जो कि इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं बताया गया। इकोनॉमिक सर्वे में 11% ग्रोथ रेट बताया गया है तो इस 2021-22 अर्थ वर्ष में, लेकिन बजट में उससे भी आगे, इस बजट में उससे भी आगे बढ़ गए। बजट में 14.4% का प्रोजेक्शन है। इस 14.4% के आधार पर बजट में सारे कहानियाँ सुनाया गया। तो हमको एक पुराना गीत याद आ रहा है। लता जी और मुकेश जी अलग अलग से गाए थे। मैं 2-4 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ उस गीत का। फिल्म का नाम था शोर और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ना तो इसमें तेरी कहानी है ना मेरी कहानी है, आम जनता का कहानी इसमें नहीं है। बाकी सब जो है ये दर्द भरा कहानी है, उसी में अभी चर्चा करना चाहता हूँ। पहले तो आपको बजट में ये बोलना ज़रूरी थी कि ये 14.4% ग्रोथ रेट अब जो बता रहे हैं इसका बेसिस क्या है, क्योंकि वास्तव चित्र अगर हम देखते हैं तो इन 2019-20 आवर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 4.1% and it further contracted by 7.1% in 2020-21. And on 4th January this year, the World Bank Global Report estimated India's GDP to plunge 9.6%. However, the spokespersons of the government say that such reports should not be relied upon. हमें अभी तक रिवाइज एस्टिमेट का कोई पता नहीं है, तो कैसे हम वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को खारिज करेंगे और कैसे आपके आंकड़े पर भरोसा रखेंगे। खैर, ये सारे स्टैटिस्टिक्स कुछ भी हो, सरकार अपने कहानी पर खड़े है और आत्मनिर्भर भारत की सपना भी दिखा रहे हैं कि PLI स्कीम्स टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस फॉर ऑल्टरनेटिव भारत, आत्मनिर्भर भारत। दिस विल हेल्प ब्रिंग scale and size and key sectors and provide jobs to our youth. It will provide jobs to our youth. आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधान लक्ष्य है उसमें ये भी बताया गया। लेकिन सर, मेरे विचार से ये दिस इज नथिंग बट एम्प्टी प्रोमिसेस, क्योंकि ये पहले जॉब जो क्रिएट होता है एग्रीकल्चर के बाद MSME में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के बाद जॉब क्रिएशन होता है, लेकिन मिलियंस ऑफ MSME आर स्टिल शट डाउन। जैसे कि चिदम्बरम जी कुछ बता रहे थे, लेकिन सब जानते हैं, हर मेंबर का अपना अपना क्षेत्र में देख रहे हैं कि MSME का हालत क्या है। गवर्नमेंट बिलीव दैट दे वुड टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड स्टार्ट रनिंग देयर यूनिट्स once again as before. But loan offtake in the MSME sector, even without any collateral guarantee, is at a record low. सरकार बोल रहे हैं कि तुम आओ लोन लेके जाओ, तुमको गारंटी नहीं देने पड़ेगा, कोलेटरल नहीं देने पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोन लेने के लिए कोई है नहीं, बैंक दरवाजा खुल के रखा है। ऐसी हालत है हमारा। ये वास्तव चित्र है, इसको किसी को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कैसे सुधार लाना चाहिए उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और एग्रीकल्चर के बारे में क्या बताऊँ, आपने 2014 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था आपका पार्टी का, उसी समय आपने बताए थे कि 5 साल के अंदर हम किसानों का इनकम डबल कर देंगे, लेकिन उसको 2022 तक आपने फिर बढ़ाया। अभी 1 साल बाकी है, लेकिन आप समझ गए कि 1 साल में भी आप दुगुना नहीं कर पाएंगे किसान की इनकम। इसलिए आपने क्या किया, 3 फार्मर्स बिल लाया और सारे एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी नाउ द प्ले ग्राउंड ऑफ द कॉरपोरेट्स। इतने 75 साल वो हो गया हमारा आज़ादी करीबन, तो इन लास्ट 75 ईयर्स किसी ने कभी सोचा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा इसका दरवाज़ा कॉरपोरेट के इस ढंग से खोल दिया जाए, जो कि रिफ्लेक्शन आपका 3 जो किसान बिल वो आपने कर दिया। और 3 महीना से हजारों संख्या में किसानों, लाखों संख्या में किसानों राजधानी दिल्ली के नज़दीक 2 डिग्री
टेम्परेचर में अपने परिवार के लेके, बीवी बच्चों को लेके वो धरना पे बैठे हुए हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वहाँ, और उन्होंने साफ कर दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मदद भी हमें नहीं चाहिए। सरकार अभी उनसे चर्चा शुरू किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसे अदालत में होते हैं, ऐसे सरकार भी उनके साथ चर्चा करने का, डिस्कशन करने का तारीख पे तारीख कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं, कोई नतीजा निकला नहीं, क्योंकि वो लोग इतना खपा है, और उनका खपा होने का बहुत सारे कारण जो है जायज़ है। जिस ढंग से इस बिल को बनाया गया उसका पहले किसी से कोई चर्चा नहीं हुआ। रविशंकर प्रसाद जी ने और किसी मंत्री जी ने पब्लिकली बयान दिया कि लाखों आदमी से चर्चा हुआ, और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आरटीआई किया था कि कोई किसान संगठनों के संस्था के संगठनों के साथ कोई चर्चा सरकार किया कि नहीं किया, अगर किया हो तो उसका नाम दिया जाए। आरटीआई जो कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बताया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं कि कोई चर्चा हुआ था कि नहीं। तो किसका बात हम चाहे सच समझूं, मंत्री लोगों का या वो आरटीआई कमिश्नर का, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का? तो ये सब चल रहा है। अब देखिए कि देश की किसान अगर इस तरह खपा होते हैं तो हमारा इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है मुझे समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जी एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है दुनिया के, इस बारे में सोचें। मनरेगा in this budget rupees 73,000 crores has been allocated, which is 34.52% below the revised estimate of rupees 1,11,500 crore for 2020-21। पिछले साल से 1,11,500 करोड़ घटा दिया गया मनरेगा के लिए, बोले जॉब क्रिएशन होगा। लेबर लॉ को इस तरह अमेंड किया गया, वो लेबर लॉ जो 6 लेबर लॉ अमेंड किया गया वो भी एंटी लेबर स्टेपिंग है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि the labor laws have been amended to the benefit of the corporates, and the policy of hire and fire shall prevail upon the working condition of the workers. Even the 8-hour duty in the working place shall be extended to 12 hours at the dictates of the corporates. This is going to happen when this labor law will be implemented. वो बोलेगा कि नहीं तो कॉन्सेंट लेके होगा, लेबर का कॉन्सेंट, वो कॉन्सेंट कौन नहीं देगा? कॉन्सेंट नहीं देगा तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अमेंडमेंट टू लेबर लॉस हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट बताया गया था कि साल में 2 करोड़ हम जॉब क्रिएशन करेंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ हर साल। 6 साल तो बीत चुका, अब 7 साल होने वाला है। इस मार्च महीने अर्थ वर्ष में 7 साल होगा कंप्लीट। तो इस बीच 14 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। अभी चिदम्बरम जी जो आंकड़े दिया था वो सब जानते हैं। इन अप्रैल 2020 12 crore people lost their jobs due to pandemic. Not only due to pandemic, but the recession that started from the period of announcement of Notbandi. So started from there, and pandemic actually added salt to the injury. And we are having this situation that jobless people are roaming around, the vast army of unemployed. हर जगह कोई शहर में जाइए, गांव में जाइए, महल्ला में बैठे हुए हैं, उनका हताशा सारा हिंदुस्तान की ये जो हमारा स्थिति है इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकता है अगले दिन। रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, रोड्स एंड हाईवेज के बारे में बताया गया। Some people say that whatever has been announced in regard to allocation of roads and highways infrastructure is essentially meant for the assembly poll bound of Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal. ये जो चुनाव होने वाला है इसको मद्देनजर रखते हुए ये रोड्स एंड हाईवेज का कुछ अनाउंसमेंट किया गया इस बजट में। एंड वेस्ट बंगाल इज एज यूजुअल इज द लोएस्ट एलोकेशन, द 25,000 crores for 675 kilometers of highway works.
although the central government failed to widen and maintain the National Highway 31 and 34 for the past 1 decade. They could not do anything, and now they say they will spend 25,000 crore for 675 kilometer of highway. Anyway, but what Bengal government has done? Bengal government has successfully constructed 88,841 kilometer rural roads and 5,111 kilometer state highways in the past 10 years. जबकि 10 साल में सिर्फ कलकत्ता टू सिलीगुड़ी का जो हाईवे है उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया, वाइडन नहीं कर पाया केंद्र सरकार ने। उसी 10 साल में हमारे राज्य सरकार ने 88,841 रूरल रोड बनाया और 5,111 किलोमीटर स्टेट हाईवे बनाया। और अभी चुनाव आ रहा है तो सेंटर इज ऑफरिंग ए लॉलीपॉप ऑफ 675 किलोमीटर हाईवे वर्क फॉर वेस्ट बंगाल। नाउ सर, बंगाल के खिलाफ ये जो स्टेप मदरली एटीट्यूड है, हम बांग्ला में कहते हैं कि विमातृ सुलभ आचरण, यानी कि स्टेप मदरली एटीट्यूड, और ये रीच लार्ज ऑन दी पेजेस ऑफ दिस बजट। The central government, the devolution of funds till December last year, so far West Bengal is concerned, had been rupees 10,000 crore less, and there is no reflection about this in the budget. Why there is less devolution of rupees 10,000 crore? There should be some justification. No, nothing has been murmured. Sir, पिछले साल जबकि कोरोना पैंडेमिक में हम फंसे हुए थे, उसी समय आम्फान का तूफान आया, सब जानते हैं। उड़ीसा भी पार्टली डैमेज्ड, वेस्ट बंगाल की एकदम बर्बादी हो गया 4 जिले में। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी गए देखने के लिए, खुद देखा उन्होंने। ही विजिटेड द अफेक्टेड एरियल विजिट, और उस समय 1,000 करोड़ इंटरिम रिलीफ अनाउंस किया गया था, इंटरिम रिलीफ। और उसके बाद आज तक 1 पैसा भी केंद्र सरकार ने दिया नहीं अम्फान रिलीफ के लिए। हालांकि जो असेसमेंट हुआ था कि वहाँ क्षति पहुँचा है 1,02,000 करोड़, है ना। 1,02,000 करोड़ का क्षति एसेस किया गया था, उनमें से आम्फान में, उसमें सिर्फ 1,000 को जो इंटरिम रिलीफ मिला था बस यही। उसके बाद 1 पैसा भी अभी तक नहीं आया। नो गवर्नमेंट इन फ्री इंडिया had ever shown such cruelty to any state on the issue of natural calamity. Very most unfortunate part. Sir, इसके अलावा 85,700 crore is due to West Bengal on account of GST, 100-day work, infrastructural projects and ICTC etc. इसके बारे में एक शब्द भी यहाँ पे नहीं बताया गया। Sir, at page 14, para 16, the Honorable Finance Minister has said about natural gas. The heading is natural petroleum and natural gas. But I don't know why not a single word has been mentioned about petroleum. Not a single word. लेकिन हमारे इस सभा की एक पुराने नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके बताया और सबने देखा। सोशल साइट पे तो उसमें बहुत मजाक ले रहे हैं लोग, लेकिन ये मजाक का बात नहीं। लेकिन उन्होंने किस ढंग से बोला, मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ। राम की भारत में पेट्रोल 93 रुपया, सीता की नेपाल में पेट्रोल 53 रुपया, और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपया। तो ये हकीकत है, लेकिन किस ढंग से पेश किया गया देखिए। Our neighboring countries, they are having rupees 53 or 51 for petrol price, and we are having 93 or 91, whatever. However, किसी खुशी की बात यह है, संतोष की बात यह है कि कोई रूलिंग पार्टी का लीडर ने अभी तक उस नेता का जिन्होंने ये राम रावण वाला ये कहानी सुनाया, उसको अभी तक वहाँ जाके बसने के लिए नहीं बोला। जबकि पहले किसी ने कुछ बोला था तो उसको बोला जाओ जाके पाकिस्तान में तुम बस जाओ।
तभी तक उनको बोला नहीं कि तुम नेपाल में जाओ या श्रीलंका में जाओ। ये खुशी का बात है। सर, अभी बैंकों के बारे में बहुत चर्चा हुआ, बैंकों के बारे में बहुत चर्चा हुआ। 14 बैंक नेशनलाइज हुआ तो सब जानते हैं, अभी 12 है शायद। तो अभी उसको नेशनलाइज बैंक, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे उन्होंने बजट स्पीच में बताया, तो वो घटते घटते 2 नेशनलाइज बैंक में जाएगा। उन्होंने बताया नहीं 2 की 4, लेकिन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने एक न्यूज़ पेपर ब्लूमबर्ग, उसमें एक इंटरव्यू दिया 2 फरवरी को, बजट जिस दिन पेश हुआ पर दिन। वहाँ उन्होंने बताया कि बैंकिंग will be a strategic sector where there will be 4 or less PSBs, but the rest will slowly be unwound and put into the private sector. So 12 से घट के उसको 2 बनाया जाएगा। यहाँ पे बताया गया 2 public sector banks would be privatized in the upcoming financial years। उसका बाद घटाते घटाते उसको 2 या 4 में ले जाएगा और बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर को दे देगा, बेच देगा। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है, मेरा कहना नहीं है। तो अगर ये होता है, और उसके अलावा वो जो एनपीए के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वहाँ वो बोलता है कि प्राइवेट एक तो बैड बैंक बनाया जाएगा। हमने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं कि बैड बैंक क्या होता है। मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आजकल बैड बैंक जो पैसा लेके भाग गया, सब लोग बाहर इधर उधर कर दिया, वो सारे एनपीए अकाउंट को भेज दिया जाएगा उस बैड बैंक को, और वो लोग ठीक करेगा, तय करेगा किस तरह उसको वसूल किया जाएगा, नहीं जाएगा, और वो भी जाएगा प्राइवेट के पास। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, सरकार वो बैड बैंक नहीं बनाएगा, वो बैड बैंक भी प्राइवेट के हाथों में रहेगा और वो तय करेगा कि एनपीए का वसूल कैसे किया जाएगा। ये क्या हो रहा है इस देश में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बोला कि डीक्रिमिनलाइजेशन किया हमने कंपनी एक्ट में। क्यों इतना सारे डीक्रिमिनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जो लोग हमारे आम जनता का पैसा लूटा, दे आर क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट देम। व्हाई आर यू गोइंग फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑल द टाइम? व्हाट फॉर? बताना चाहिए देश को। इसका स्वार्थ आप रक्षा करना चाहते हैं आम जनता का, जिनका रुपया पैसा अमानत बैंकों में था और लूट लिया जो लोग, उसको आप हेल्प कर रहे हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन वन आफ्टर अनदर, ये सिलसिला 3 साल पहले 4 साल पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते आप उसके खिलाफ, क्योंकि आपके पैर से सर तक बिका हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते, विक्रेता सरकार है। सर, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 2 लाइन 3 लाइन बोलता चाहिए। मेरा दूसरा स्पीकर है मेरे पार्टी से। Honorable Finance Minister has announced that there will be only 4 key strategic sectors, and in these key segments there will be a maximum of 3 or 4 public sector units. There are more than 400 public sector units, and it will be reduced to 3 to 4 public sector units only. 1900 साल में जब बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, उस समय एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उनकी अपनी रोजगार से बंगाल फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स बनाए थे। 100 साल से पुराना वो कंपनी, वो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ हर साल वो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उसको भी बेचने के लिए सरकार निर्णय ले चुका है। इसी साल उसको बेच दिया जाएगा, वो लिस्ट में उनका नाम है। देश की पहला स्वदेशी कंपनी, उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का मुंबई का प्रभा देवी में, उत्तर प्रदेश का कानपुर में और बंगाल की 2 जगह में इनका बहुत सारे प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी को बेचना है और उसमें
45,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उस 45,000 करोड़ प्रॉपर्टी को लूटने के लिए प्राइवेट कंपनी ने जो नक्शा तैयार किया है, सरकार उसको मदद देने के लिए ये ऐलान किया। अब चुनाव आया है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ हमें सुनाएं। In all other areas, I mean other than the 4 key strategic sectors, where there are PSUs, union government will move out. वहाँ यूनियन गवर्नमेंट नहीं रहेगा नॉन स्ट्रैटेजिक एरिया में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, जो कि वो गवर्नमेंट सोर्स का बताया हुआ। तो मैं समाप्त करना चाहता हूँ अभी, इसलिए मेरा दूसरा स्पीकर है मेरे छोटे भाई जैसा। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उल्लेख किया, कोट किया, कलेक्शन ऑफ एप्रोहिंसी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी फायर फ्लाइज कविता से। तो मैं भी टैगोर जी से गीतांजलि से, जो गीतांजलि उसको नोबेल मिला था लिख के, तो उनमें से 2-4 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। হেমোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে তাহাদের সকলের সবার হতে হবে সবার সমান। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে কোলে দাও নাই স্থান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। इसका मतलब है कि O my wretched country, you will be humiliated in the same way you humiliated others for so long. You ostracized and cornered them with your own strength. You leveled them with your disdain. You trampled them under your feet. You will have to come down to their status one day for salvation. There is no other way out. You too will have to experience their humiliation one day. Thank you, sir. थैंक यू माननीय सुखेंदु शेखर राय जी। डॉक्टर एम थम्बी दुरई जी।